सर, सबसे पहले तो आपका राजधानी लोकतंत्र में बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय निकाल के हमें आज इंटरव्यू दे रहे हैं आप। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही मैं दिल्ली छावनी विधानसभा के हर नागरिक के घर तक पहुंच पाऊंगा। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। ठीक है, दिल्ली कैंट की जनता आपको जानती है, घर घर पहचान है, लेकिन जब इंटरव्यू चलेगा तो वो जानना चाहता है कि ब्रिगेडियर आखिर है कौन, इनकी पृष्ठभूमि है क्या। देखिए, मैं दिल्ली छावनी में एक साधारण शिक्षित परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं यहाँ पहली से चौथी क्लास तक केंद्रीय विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में गया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैं इंडियन आर्मी में IMA से पास आउट हुआ और कोर ऑफ EME में कमीशन हुआ। उसके बाद मैं नौकरी करीब मैंने 40 साल की पूरी की है, और जिसमें मेरा रेगुलर इंडियन आर्मी में नौकरी है। उसके बाद मैं टेरिटोरियल आर्मी में रहा, NDMC में डेपुटेशन पे रहा, डायरेक्टर के पद के बराबर। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में रहा, और अब सेवानिवृत्त होके फुल टाइम जन सेवा में आने का मैंने निर्णय लिया है। मेरा परिवार दिल्ली छावनी में ही रहता है, और मेरे 2 बच्चे हैं, जो एक फौज में है और एक अपना BTech MBA लॉ करके एक अच्छी प्राइवेट फर्म में है, और मेरी धर्मपत्नी केंद्रीय विद्यालय से PGT के रूप में रिटायर हुई है। अगर मैं राजनीति की बात करूं सर, कोई पृष्ठभूमि पीछे से बैकग्राउंड जो आप राजनीति से ताल्लुक़ रखते हो? देखिए, मैं दिल्ली छावनी में अनेक वर्षों से हूँ और दिल्ली में ही था। तो उस दौरान मेरे बहुत से साथी इलेक्शन लड़े। उनके इलेक्शन की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मेरे साथ रही। बिना पार्टी का भेदभाव किए मैं उनके इलेक्शन की मैनेजमेंट, लोगों के बीच जाना, लोगों की समस्याओं को समझना। फिर दिल्ली कैंट की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 2000 में पहली बार बनी, उसका मैं प्रेसिडेंट बना। RW के प्रेसिडेंट के रूप में मैंने बहुत से अनेक कार्यक्रम के लिए दिल्ली छावनी परिषद, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से रेगुलर संपर्क में रहा, चिट्ठी पत्री करते रहे। यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हुए, जिसमें एक हमारे बड़े भाई, हमारे साथी सरदार कमलजीत सिंह सोढ़ी जी चुनाव लड़े थे। उसकी चुनाव की रूपरेखा मैनेजमेंट बाकी साथियों के साथ भी मैंने की। तो इस तरह से मैं कहीं ना कहीं, इसको चुनाव कहिए, इसको समाज सेवा कहिए, इस तरह से मैं काफ़ी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब परिवार से कोई नाता नहीं है राजनीति से दूर दूर तक? मतलब कोई पद पे रहा हो किस? नहीं, मेरा कोई मैं किसी पार्टी में नहीं रहा हूँ, और ना ही किसी पार्टी के पद पे रहा हूँ। 2025 का चुनाव है, और इस 2025 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में पोस्टर बड़ी तेजी से चमक रहा है। ब्रिगेडियर साहब, क्या चुनाव की तैयारी में है क्या आप? चुनाव की दौड़ में है क्या? देखिए, मैं चुनाव की तैयारी में हूँ, विधायक पद का दावेदार हूँ। पोस्टर होर्डिंग लगाना एक मेरी मजबूरी हो गई। मैंने जब देखा कि किस तरह से पोस्टर वॉर, होर्डिंग वॉर चल रहा है, कंपटीशन है, और उसके ज़रिए प्रचार चल रहा है, तो उसी प्रचार में मेरा नाम भी शामिलित रहे के लिए मैंने भी अपना पोस्टर और होर्डिंग के ज़रिए गुरुपूर्व की बधाई, नए साल की बधाई, दीपावली की बधाई देने का कोशिश की है। मन्नू साहब, आप जो है, जिस तरीके से आपने मुझे बताया है, मुझे लगता है कि जब आप अनेक पदों पर आप रहे हैं, प्रशासनिक पद पर आप रहे हैं, सामाजिक पदों पर आपने इस तरीके, फिर चुनाव में उतरने का मूड क्यों बनाया? क्यों ऐसा आया कि आपको आजमानी चाहिए किस्मत अपनी? नहीं, मैं किस्मत नहीं आजमा रहा। भगवान की दया से, प्रभु राम की दया से मैं एक बहुत साधारण परिवार में रहा हूँ। मेरे पिताजी पूरी ज़िंदगी साइकिल पे चले हैं। उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही पिक्चर देखी थी। आर्थिक तंगी कह लीजिए, वो बच्चों को पढ़ाने लिखाने में अपनी मेहनत करते थे। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। एक ब्रिगेडियर के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ, बहुत बड़ा पद है और मेरे लिए तो बहुत ही गरिमा का है। मुझे स्टेटस नहीं चाहिए,
पर मैंने यहां देखा, मेरा ये फैसला करीब 1-1.5 महीने पहले का है कि मैं विधायक के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैंने जब देखा कि दिल्ली छावनी में सब, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, किसी को कोई पता नहीं, किसी का कोई दिल्ली छावनी नागरिकों से, उनकी समस्याओं से लगाव नहीं है। कोई पार्टी कार्यालय के दम पे ले रहा है कि मैं पार्टी कार्यालय का बहुत काम करता हूं, कोई पैसे की शोहरत पे ले रहा है। मुझे न पैसे का शोहरत है, न मुझे पार्टी कार्यालय की बैकिंग है। मुझे तो यहां पर समस्याएं जो हैं वो 20 वर्षों से वो समस्याएं ही रह गई हैं। यहां राजनीतिक वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि जिसमें जन समस्या पीछे छूट जाती है। आपसी द्वेष, आपसी रंजिश, पोस्टर वॉर के जरिए राजनीतिक द्वेष, कभी कोई अहंकार बढ़ता है, कोई ललकार करता है, पर जन समस्या के लिए मैंने नहीं देखा। दिल्ली छावनी परिषद में पर्याप्त मैन पावर नहीं है, स्टाफ नहीं है, पदों की क्रिएशन नहीं है, ठेकेदार प्रथा है जिसके कारण शोषण हो रहा है। ये शोषण सिर्फ उनका नहीं हो रहा, ये नागरिकों की जन सुविधा के लिए जो एक पर्याप्त स्ट्रक्चर दिल्ली छावनी परिषद में होना चाहिए वो नहीं है। दिल्ली छावनी परिषद में 1400 करोड़ रुपया की एफडी है। एनडीएमसी सबसे रिचेस्ट बॉडी है, 2 बॉडी हमारे पास हैं। उसके बावजूद भी अगर आप चलें तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि जो सिविक सर्विसेज होनी चाहिए, चाहे वो सफाई हो, चाहे पानी की हो, चाहे हमारी हॉर्टिकल्चर की हो, चाहे हमारी एनवायरनमेंट की हो, वो सब जो होनी चाहिए वो नहीं है। ये नहीं कह रहा कि नहीं है, बहुत अच्छा इलाका है हमारा, बहुत प्यार से रहते हैं, पर मेरी जो राजनीतिक में आने का फैसला है, वो राजनीतिक में आने का फैसला ये है कि मुझे वातावरण बदलना है। एक ऐसा वातावरण चलना है जिसमें हर पार्टी का व्यक्ति चुनाव के बाद एक साथ चले। ये एक जमाने में यहाँ पर बहुत प्यार भरा वातावरण था, वो बीच में किसी कारणवश, किसी कंपटीशन के वश, राजनीतिक द्वेष के कारण वो वातावरण खत्म हो गया है। अगर कोई मेरे साथ चलता है तो प्रतिद्वंदी उसका नुकसान करना चाहते हैं। वो चुनाव तक मेरे साथ चलता है, उसके बाद सब एक साथ होने चाहिए। तो इन सब को देखते हुए मुझे एक चैलेंज के तौर पर, मुझे कोई लालच नहीं है कि मुझे पद चाहिए, मुझे एक ये चुनौती है कि क्या मैं वो सब कर सकता हूं जो मैंने सोचा है। क्या मैं विधायक के रूप में एक बहुत सुंदर वातावरण, यहां आप देखिए कोई भी, अब देखिए सर, मैं ये जानना चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब, जब आपके पास ऑप्शन था, आप राजनीतिक पीछे बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो आपके पास ऑप्शन था किसी पार्टी का हाथ थाम लेते, किसी पार्टी का झंडा पकड़ लेते। देखिए, क्या कभी ऑफर आया इस तरीके का? देखिए पार्टी है या पार्टी आपको लगा कि नहीं, मैं एक ऐसा दिखाना चाहता हूं कि पार्टी खुद आपके पास आए चल के कि ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ में जुड़ जाइए? देखिए, मैं एनडीएमसी में 4 साल रहा, जहां पर जो मेंबर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, और जिस मैं अधिकारी के रूप में, ये जानना था क्यों नहीं जुड़े आप? मैं वही बता रहा हूँ। सो मैंने वहाँ हर पार्टी के लोगों से मेरी मेल मुलाकात होती थी, आपस में आदान प्रदान होता था। मैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में रहा, वहाँ हर प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी के लोग मुझसे जुड़ते थे। ये मेरा विचार तो राजनीति का था ही नहीं, पर 1.5 महीने पहले जब मैंने कैंट में, अभी लोकसभा चुनाव हुए आप जानते हैं, तो मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ था। अगर मेरी कोई ऐसी लालच होता या मेरी तमन्ना होती तो मैं लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी से जुड़ता, उससे कार्य करता। मैं तो एक आज़ाद भारत के सिटीजन के रूप में अपना कार्य करना चाहता था। पर मैंने अब देखा कि माहौल ऐसा बनता जा रहा है, इस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है कि मुझे फिर लगा कि अगले 5 साल हम पार्टियों की भावनाओं से बहकर एक कैंडिडेट खो देंगे। एक हमारी यहाँ की 5 साल के लिए फिर वैक्यूम हो जाएगा। पहले सुरेंद्र सिंह कमांडो चुने गए, भावनाओं से लोग जुड़ गए। मैं पार्टी की बातें नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कैंडिडेट को देखना परखना बहुत जरूरी है। आज जितने कैंडिडेट दिल्ली कैंट में आ रहे हैं, कोई भी हमारी समस्याओं से नहीं जुड़ा, वो सिर्फ विधायक पद के लिए आ रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं हर कैंडिडेट को, कि हर कैंडिडेट को चुनौती है कि अपने 5 साल में आपने जन समस्या के लिए क्या किया है करके आए, मंच पे आए और बताएं, उसके बाद अपने दावेदारी ठोके। ब्रिगेडियर साहब, मुझे लगा कि जो आपने मुझे परिचय दिया और उसमें आपने 3 बार ये बोला कि मैं
दिल्ली कैंट में पढ़ा, दिल्ली कैंट में मेरा बचपन कटा, दिल्ली कैंट को भली भांति जानता हूँ। सब दिल्ली कैंट से कैंडिडेट कौन कौन बाहर से हैं, एक और बता दीजिए कौन कौन है। देखिए, मैं कोई नाम नहीं लूंगा। फिर आपको क्यों लग रहा, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मैं आप बता रहा हूं, देखिए, जो दिल्ली कैंट के बाहर के कैंडिडेट का, सभी दिल्ली कैंट के बाहर के हैं। एक जमाने में कब सब हम आए, हम भी बाहर से आए, जितने लोग आए 50 साल पहले, 60 साल पहले। पर सवाल ये है, वो एक जमीन से जुड़ के वहां की समस्याओं को समझने के लिए वहां का अपना होना जरूरी है। कहते हैं ना, लोग रहते थे सुख चैन से मकान में, आज लोगों के जहन में मकान रहते हैं। सो जो सुख चैन से घर और जमीन के दर्द, एहसास, भावनाएं, समस्या समझने के लिए वहां का अपना होना जरूरी है। ब्रिगेडियर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, उम्मीदवार विधायक के तौर पर देख रहे हैं अपने आप को जी, ये विरोध, ये पर्चा, ये जो आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये पार्टी लेवल पे है, यानी कि पार्टी के विरोध में खड़े हैं किसी भी पार्टी के लेवल पे, या फिर जो कैंडिडेट खड़े उनके खिलाफ खड़े? मैं ना तो पार्टी के विरोध में खड़ा हूं किसी के, न किसी कैंडिडेट फिर चुनौती किससे? चुनौती किससे? मैं वही बता रहा हूं। मैंने सबसे पहले बात की कि मैं एक पॉजिटिविटी कैंपेन के साथ करना चाहता हूं कि मैं यहां का मूल निवासी हूं, यहां की जन समस्याओं के लिए 15 साल से लगा हुआ हूं। उन समस्याओं को कहां से निदान हो सकता है, वो समस्याएं क्या हैं, ये मैं जानता हूं। वो जो नए आए हैं, शायद वो कहते हैं ना कि जब तक वो समस्याओं को समझें, शायद वो 5 साल निकल जाते हैं। तो जो आदमी उनके बीच रह चुका, जो आदमी वो समस्याओं से उलझा हुआ है, वो समस्याओं का खुद भागीदार है, वो समस्याओं को सुलझाने में ज्यादा मदद कर सकता है, ज्यादा उसके लिए कामयाब हो सकता है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी पार्टी दे तो लोकल कैंडिडेट को टिकट? बिल्कुल क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, कि जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ के लोग ज्यादा समझते हैं। मैं अपने बारे में कह रहा हूं, ब्रिगेडियर साहब से नहीं पूछ के देंगे ना टिकट की? आप पार्टी देती है वो तो तीनों पार्टी देंगी। पार्टियां जब दें, वो आगे क्या कर सकता है कैंडिडेट, पोस्टर वॉर, होर्डिंग वॉर से नहीं देखें। वो ये देखें कि उन्होंने जमीन पे जन समस्या के लिए अभी तक क्या किया है। बायोडाटा जब मांगे, वो पूछें कि भाई इस सदस्य ने, इस मेंबर ने, इस इंसान ने इस इलाके में कुछ काम किया है। डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, अगर हम वहां के कैंडिडेट जो सेवा कर रहे हैं उनको छोड़ के पोस्टर वॉर और डिजिटल वॉर के जरिए हम कैंडिडेट्स को, लोकल कैंडिडेट जो जनसेवा जिंदगी में कर रहे हैं, इग्नोर करते रहेंगे। डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा है जो आपका वहां का विधायक, जो आपका प्रतिनिधि, जो समाज सेवी, वो जन समस्याओं को समझता है। उसके बदले अगर आप पैराशूट से उतारना लगेंगे, या पार्टी के जो चाहने वाले हैं, जो पार्टियों में हाजिरियां लगाते हैं, उन कैंडिडेट्स को देने लगेंगे। आप, जाहिर सी बात है, आप पद तो आपने किसी पार्टी में, क्योंकि जब आपने पर्चा ही नहीं भरा किसी चीज का, उनका पद ही नहीं लिया, तो समर्थक और वोटर तो आप है, ये तो निश्चित बात है। देखिए, लेकिन अगर यही चेहरा, अभी तो आप निर्दलीय के तौर पे आपको देख रहे, या फिर किसी भी पार्टी में आपका चेहरा दिखेगा सर? देखिए, अगले 10 से 15 दिन में मेरा अगला जो आपने सवाल पूछा है, इस सवाल का भी मैं आपके सामने, किस पार्टी के लिए दिल धड़कता है? नहीं, मेरा बड़ा क्लियर है। हाँ। मेरे से कोई पूछता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, मुझसे बहुतों ने पूछा। मेरी आइडियोलॉजी और मेरी सोच दिल्ली कैंट विधानसभा से ऊपर नहीं उठ रही। मेरी सोच बड़ी क्लियर है। आज आप सोचिए, अपना सोचिए कि आप जिस मकान में 100 साल से रहते हैं, आपके पूर्वज रहते हैं, आज उस घर पे आप बेघर हो गए। जिस ये प्रॉपर्टी में आप रहते हैं, आपके दादा रहते थे, आज वो आपके नाम नहीं है। जिस गांव में आप रहते हैं, उस गांव में आपके लीज म्यूटेशन नहीं हो रही, आपके टैक्स नहीं कट रहे। आप जन समस्या समझिए, आप समझिए कितनी दिक्कत है पूरी। हम कहते हैं कि जहां हमारे ऊपर से छत ही निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे किसी को चुन के? तो यह समस्या वही समझ सकता है जो भुगतान कर रहा है। आप खुद सोचिए कि मेरा यह मानना है कि यहां की समस्याएं बहुत ऊपर हैं। पार्टी नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है वो नहीं है। दिल्ली कैंट के अंदर, विधानसभा के अंदर क्या हम खुश हैं? क्या बच्चों को एडमिशन मिल पा रहा है? क्या यहां के बच्चों को रोजगार मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा।
हमको मुझे सिर्फ अपने आप को सीमित रखा हुआ है दिल्ली कैंट विधानसभा के मकानों की समस्या, यहाँ के रोजगार की समस्या, यहाँ अस्पताल की समस्या, ये समस्याओं के ऊपर मैं फोकस्ड हूं और बड़ा क्लियर हूं कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो पार्टी का भी मैं खुलासा कुछ दिनों बाद करूंगा। सर ये बता दीजिए कि मोदी पसंद है, राहुल गांधी पसंद है कि केजरीवाल पसंद है? देखिए, मैं ये कंट्रोवर्सी में आज की डेट में आपको नहीं जाऊंगा, ना किसी के विरोध में ना पक्ष में जाऊंगा। मैं सिर्फ आज आपके इंटरव्यू में दिल्ली कैंट विधानसभा के बारे में आप जो मुझसे पूछना चाहेंगे, नेशनल लेवल को मुझे लेना ही नहीं, नेशनल लेवल सर मैं नेशनल नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ नहीं, मैं आपको इसीलिए आपकी पसंद कौन है? मेरी पसंद दिल्ली कैंट में अगर मेरी कोई पसंद दिल्ली कैंट में टिकट की दौड़ में कोई है तो जनता तो पसंद करेगी ना मेरी जी? पसंद बड़ी क्लियर है कि मुझे यहाँ के मकानों की लीज, मकान सीए प्रॉपर्टी के नाम, गांवों के नाम, बच्चों के रोजगार, इस समस्याओं के लिए जो मेरा सॉल्व करेगा वही मुझे पसंद है। ब्रिगेडियर साहब ये बता दीजिए कि आप निर्दलीय के तौर पर अपने आप को अभी फिलहाल पता नहीं आप क्यों नहीं बताना चाह रहे, मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली कैंट विधानसभा की जनता, अभी तो चुनाव चिन्ह आपका है नहीं क्योंकि अभी डेट फिक्स नहीं हुई चुनाव आयोग की तरफ से, आपने पर्चा भी नहीं भरा, लेकिन कहते हैं कि निर्दलीय तो चेहरा होता है, चुनाव चिन्ह तो अलग चीज हो जाती है। आपको वोट क्यों दे साहब? आपने दिल्ली कैंट में ऐसा क्या काम किया? सिर्फ आप तो जॉब करके आए, रिटायर हो गए, आप चुनाव लड़ रहे? ये सवाल आपने इसलिए पूछा कि शायद आपकी और हमारी मुलाकात नहीं हुई। कल मैं ओल्ड नांगल में गया था, ओल्ड नांगल में गया, एक बच्चा मुझसे मिला और बहुत नमस्ते करके चरण स्पर्श किए, तो मैंने नमस्ते की। कह रहा साहब आपने पहचाना नहीं कि मैं LLM कर चुका हूं, 12वीं के बाद आपके पास आया था, आपने मुझे गाइड किया था, मेरे सब चांसेस निकल गए थे, आपने मुझे तरीका बताया, मेरा फॉर्म भरवाया। दिल्ली कैंट में मेरे पिताजी के थ्रू, मेरे पिताजी शिक्षित थे, उनके थ्रू यहाँ बहुत बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं। मेरी माताजी यहाँ पर शिक्षा में थी, बहुत महिलाएं हैं जो उनके थ्रू पढ़ चुकी हैं, और घर में कम से कम हर छठे घर में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको मैंने एजुकेशन में गाइड किया है, और आज वो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट भी है, कोई वकील है। मतलब गाइड करना भी एक काम ही होता है? गाइड करना काम नहीं होता, और गिनवा तो यही नहीं आप? नहीं, इसको गाइड करने को काम नहीं कहते, उसको काउंसलिंग कहते हैं। सही काउंसलिंग मिल जाए तो 12वीं पास बच्चा वकील बनता है, सही काउंसलिंग मिल जाए तो वो डॉक्टर बनता है, सही काउंसलिंग मिल जाए तो वो पायलट बनता है, और वही बच्चा को यहाँ कैरियर काउंसलिंग के रूप में, ये गिनवाना नहीं कह रहा, मैं तो गिनवा ही नहीं रहा। मुझसे आपने सवाल पूछा कि आपको क्यों मिले। सर जितने भी तैयारी कर रहे हैं सब अपना अपना काम गिनवा रहे हैं कि मैंने एम्बुलेंस दी है, मैंने जन सेवा की है, मैंने मिठाई बांटी, तो आपने भी तो कुछ किया होगा ना सर? मैं तो बता रहा हूं, मैंने जो किया है, मैं एम्बुलेंस खरीद नहीं सकता, पर इतनी व्यवस्था सुंदर कर सकता हूं कि कैंटोनमेंट बोर्ड में 10 एम्बुलेंस खड़ी हो। आप समझ रहे हैं? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एम्बुलेंस नहीं खरीद सकता, पर कैंटोनमेंट बोर्ड और NDMC की व्यवस्था को इतना सुंदर कर सकता हूं कि वहां पर 10 एम्बुलेंस खड़ी हो, किसी को भी फोन करना पड़े तो एम्बुलेंस उसको डिनाई ना हो। और दूसरा आपको बता दूं, रोजगार के लिए, रोजगार मेरे थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू बहुत अनेक बच्चे हैं जो आज परमानेंट NDMC में लगे हुए हैं, परमानेंट और जगह लगे हुए हैं। रोजगार, शिक्षा, ये 2 मुद्दे हैं जो बच्चे यहाँ के मेरे थ्रू, मेरी गाइडेंस के थ्रू, मेरी काउंसलिंग के थ्रू आज ले चुके हैं। और ये तो देखिए मैंने क्या काम किया, किस कैंडिडेट ने क्या काम किया, ये तो जनता तय करेगी, ये तो जनता तय करेगी सर। अच्छा चलिए ये नहीं, मैं एक मिनट मैं आपको बता दूं, ये तो जनता तय करेगी। मैं आज जब जाता हूं किसी भी जगह, चाहे झरेड़ा जाऊं, ओल्ड नांगल जाऊं, मेहरम नगर जाऊं, ब्रिगेडियर साहब किस पार्टी का नुकसान कर सकते हैं? नहीं, आप सुन लीजिए, पहले मेरी बात ये बता दीजिए किस पार्टी का नुकसान कर सकते हैं? आपने जो मुझसे कहा, मैं अगर कोई आदमी इंडिपेंडेंट खड़ा है, मैं पद के लिए तो खड़ा नहीं, MLA बन जाऊंगा, मेरा कुछ, मैं जिस भी जगह जा रहा हूं, आजकल BSY क्लब गया, मैं मेहरम नगर गया, परसों झरेड़ा गया, वहां जब मुझे लोग मिलते हैं, राजनीतिक बीजेपी के हो, दूसरी पार्टी के हो, जो यहाँ के मेंबर भी रह चुके, वो भी मुझसे मिलते हैं और मुझे याद दिलाते हैं कि साहब आपने मेरा ये गाइडेंस किया था, इससे मेरा परिवार का ये हो गया। और यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं
छोटा सा एग्जांपल। सर मुझे तो इतना पता है कि कोई जॉब लगवा देता है तो उसकी तारीफ करते हैं, उसके नहीं, मुझे जो तारीफ व्यवहार नहीं, उसके एहसान जो है वो रहते हैं, लेकिन आप मुझे लगता है कि जो गाइड्स को इसको काम मानते हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ सर कि दिल्ली कैंट विधानसभा में ये बता दीजिए कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपका बचपन यहाँ से कट गया है, आप तैयारी पूरी कर रहे हैं, सर समस्याएं क्या है? गंभीर समस्याएं तो मैं अब पहले मिनट से लेके अभी तक यही समस्या बता रहा हूं कि जितने यहाँ लोगों ने लीज के मकान खरीदे वो आज सब लीज खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि जितने भी चुने गए वो विधायक जो प्रतिनिधि थे ना तो वो समस्याएं समझ सके ना समस्याओं का समाधान। आज 99% लीज के मकान बेघर हो चुके हैं, उनकी लीज टर्मिनेट हो चुकी है। सीए प्रॉपर्टी, दादाओं के मकान थे, आज पोते रह रहे हैं, उनके नाम ट्रांसफर नहीं हुए, गांव वालों के नाम कर नहीं कटा, टैक्स नहीं कटा, रोजगार आज बच्चों को मिल नहीं रही, ठेकेदार प्रथा में है, और ठेकेदार प्रथा में जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो आप और हमसे छुपा नहीं है। दिल्ली कैंट बोर्ड में पदों की क्रिएशन नहीं हुई। अस्पताल में आज भी गायनोकोलॉजिस्ट के रूप में यहां पर डिलीवरी के लिए आपको दूसरे अस्पताल में जाना पड़ता है। बहुत अनेक समस्याएं हैं। मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि मैंने क्या काम किए, किसी ने क्या काम किए, ये तो जनता तय करेगी। मैं तो कभी नहीं कहा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या काम किया, मैंने तो काम नहीं गिनवाए। मैं तो सदा विश्वास करता हूं कि काम करके गिनाना नहीं। मेरा कोई आपने पैम्पलेट नहीं देखा होगा, कोई ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें मैंने कहा कि मैंने एम्बुलेंस चला दी, मैंने 10 लोगों को ये दे दिया। मैंने कोई पैम्पलेट नहीं निकाला, ना निकालूंगा, क्योंकि ये जनता ने देखना है जिन्होंने मुझे 15 साल 20 साल से परखा है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि फिर मेरा वो घूम के आएगा कि अभी तो दिल्ली कैंट विधानसभा की जनता आपको पोस्टर पे देख ली निर्दलीय के तौर पे, क्या चुनाव आते आते ये चेहरा, किसी का झंडा, किसी का झाड़ू, किसी का हाथ, किसी का फूल पकड़ता नजर आएगा, या फिर निर्दलीय? मैंने कुछ मिनट पहले आपको कहा है कि अगले 10 से 15 दिन में इस बात का भी मैं निर्णय लेके, और 10 से 15 दिन में इसको मैंने पहले एक्चुअली 15 दिसंबर रखा था, और उम्मीद है उससे पहले ही मैं अपना जो भी फैसला है और जो डिसीजन है अपने साथियों के साथ बड़ी जल्द इसको बताने वाला हूं। पर इसीलिए आपने साथ तीनों पार्टियों को, मुझे लगता है कि किसी को पे सवाल खड़े नहीं किया आपने। नहीं, मैं पार्टी मेरी है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप ज्वाइन करने वाले हैं। नहीं, मैं पार्टी के विचार, मैं तो बड़ा क्लियर है कि मेरी सोच दिल्ली कैंट विधानसभा से ऊपर उठ ही नहीं रही। मैं नेशनल लेवल की डिस्कशन कर सकता हूं, सब जगह पैनल पे जा सकता हूं। आज की डेट में सर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, ना तो आपने किसी पार्टी का नाम लिया, ना आपने किसी क्षेत्र के मैं लूंगा नहीं काम नहीं किया। मैं लूंगा नहीं। आज मैं सिर्फ अपनी सोच दिल्ली कैंट विधानसभा, मैं बीजेपी के जितने भी सपोर्टर्स हैं, आपके जितने सपोर्टर हैं, कांग्रेस के जितने सपोर्टर हैं, सबको कह रहा हूं कि इस बार कैंडिडेट का चेहरा देखिए। आप भरोसा अगर कर सकते हैं उस कैंडिडेट को, तो भावना, पार्टी की भावनाओं से हट जाइए। जिस भी कैंडिडेट के ऊपर आपको भरोसा है, आपको यकीन है कि ये आदमी हमारी समाज सेवा में जुड़ा रहा है और आने वाले वक्त में जो कहता है वो करता है, तो उस आदमी के चेहरे के साथ चलिए। आप थोड़ी देर के लिए पार्टी की भावनाओं से हट जाएं, क्योंकि हमको दिल्ली कैंट की इतनी गंभीर समस्याएं हैं। एक मकान जो दादा ने खरीदा हो वो आज छत निकल जाए, आप समझ रहे हैं कि कितना दिक्कत है। आज बच्चे पोते जो हैं, दादा के जाने के बाद पोते साबित नहीं कर पाएंगे कि दादा से रिश्ता क्या था, क्योंकि नाम ही नहीं बदले। आप समझिए कि घर सबसे जरूरत होती है, सबसे जरूरत होती है, और वही बेघर होते जा रहे हैं दिल्ली कैंट के सभी वासी, क्योंकि हम किसी तरह से कैंडिडेट की को पहचानने की बजाय पार्टियों के चक्कर में पड़े रहे। आप राजधानी पे बोल रहे हैं सब, और आप कह रहे हैं कि 10-15 दिन में खुलासा कर दूंगा, तो जनता फिर देखेगी कि अभी तो राजधानी लोकतंत्र पे जो है खुल कर बोल रहे थे, अब बोल भी नहीं पा रहे। नहीं, क्या नहीं बोल पा रहे? जो आपको एक चीज बता दूं, जो मैं कहता हूं वो सरेआम कहता हूं, खुले में कहता हूं, कुछ छुप के नहीं कहता। आपके वीडियो पार्टी में रहकर तो नहीं बोल पाओगे आप। मेरा पार्टी में बोलने का नहीं है, मेरा बड़ा क्लियर है कि दिल्ली विधानसभा में आपको अपना बता दूं परिचय कि 2013 में माननीय उपराज्यपाल नजीब जंग साहब के आदेशों को मानने से मैंने इनकार कर दिया था, क्योंकि वो उनके आदेश बच्चों की मेरिट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस था।
मैंने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा के सामने उस केस को विड्रॉ किया था जिसमें बच्चों की मेरिट के साथ खिलवाड़ हो सकता था। उपराज्यपाल थे दिल्ली के, तो मैं कभी भी भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ कभी भी दबा नहीं हूं। कितना भी मेरा नुकसान हो जाए, कितना भी मेरा नुकसान जो है, मैं कभी भेदभाव नहीं होने दूंगा किसी समाज के इंसान के साथ। मैं कभी अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं भ्रष्टाचारी के खिलाफ ताकत से आवाज उठाता हूं, चाहे मैं विधायक बनूं ना बनूं। मेरा बड़ा सोच क्लियर है कि मुझे एक ऐसी साफ सुथरी व्यवस्था चाहिए जहां पर हर आदमी बराबर का हो, हर आदमी के साथ इंसाफ हो और हर आदमी को न्याय मिले, चाहे वो दिल्ली छावनी परिषद हो, चाहे एनडीएमसी हो, चाहे वो केंद्र की सरकार की कहीं व्यवस्था हो। और मैंने ऐसे काम दिल्ली छावनी में किए हैं, उसका मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता सकता हूं। वो ओल्ड नांगल और 6 क्वार्टर दिल्ली छावनी के 2016 में तोड़ने के आदेश आ गए थे। मैंने किसी भी बिना भेदभाव के किस पार्टी का कौन केंद्रीय मंत्री है मुझे मतलब नहीं था। मैंने जाके वो व्यवस्था के रूप में, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, कानून समझता हूं और उसकी क्या समस्याओं की तोड़ है वो जानता हूं। उस समस्याओं को आज भी वो 6 क्वार्टर के गरीब परिवार यहां पर रह रहे हैं, ओल्ड नांगल के वो लोग वहां पर रह रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड उन मकानों की तरफ देख भी नहीं पाया दोबारा। मैं वो शख्सियत हूं कि कहता नहीं, अगर कह दिया तो उसमें जनता के हक के लिए मेरा कितना भी नुकसान हो जाए मुझे परवाह नहीं, कि जनता को न्याय दिला के रहूंगा। समाज सेवक सच्चा कहने को नहीं हूं, मैं ग्राउंड पे हूं और ग्राउंड पे करके दिखाऊंगा। और अगले 5 साल विधायक बनूंगा नहीं बनूंगा मुझे नहीं पता, ये प्रभु राम को पता है, पर अगले 5 साल मैं समाज के बीच रह के उनकी हर समस्या के हल के लिए ताकत से खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा और लड़ता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर।